हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच नॉर्विच सिटी और ब्राइटन के बीच में, जो कि ब्राइटन एंड होवे अल्बियन आपको दिख रहा होगा। ये ब्राइटन की टीम ही है। तो आज के मैच में होम टीम है नॉर्विच सिटी। तो कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों टीमों के बारे में बताना है। आप रैंकिंग देख ही सकते हो, नॉर्वे सिटी अभी आखिरी पायदान पर है, 20 टीमों की टेबल में 20th पोजीशन पर है। और ब्राइटन का हाल भी बहुत सही तो नहीं है, लेकिन अभी ये दोनों टीमें एक ऐसे जगह पर हैं, चाहे ये दोनों टीमें हारे या जीते, इनके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा, कम से कम इस मैच डे के लिए तो। ठीक है, मतलब अगर आज के मैच में नॉर्वे जीत भी जाती है तो भी वो ऊपर नहीं आ सकती, और अगर ब्राइटन हार भी जाती है तो भी वो नीचे नहीं आ सकते, मतलब ऐसा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें। अगर कल वाले मैचेस की अगर हम बात करें, दोनों ही मैचेस कमाल के गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने होम टीम के अगे मतलब होकर डिफेंडर्स को ज़्यादा लाए थे, बहुत सारे ओपोनेंट्स हमारे ऐसे आए थे, तो उनके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा गया था। इंग्लिश चैंपियनशिप के मैच में थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि वहाँ पर गोल भी किया था डिफेंडर ने। तो अगर जो ओपोनेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने 5 डिफेंडर रखा हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी डिफेंडर्स में से बनाया हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, स्पेशली ड्रीम 11 पर। लेकिन बाकी और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी, और तुर्किश लीग भी बहुत ही सही गया था। जो प्लेयर्स हमने सही बताए थे उनमें से ही परफॉर्मेंस आए, ये आपने नोटिस करी ही होगी। और हाल प्ले में कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन ड्रीम 11 पर जैसे मैंने बताया कि गोल स्कोरर्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। नॉर्वे सिटी काफ़ी खराब हाल पर है और आखिरी पायदान पर है, ये तो आप देख के समझ ही सकते हो। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, नॉर्वे सिटी के होकर ये सब प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, और ब्राइटन के होकर स्क्विरडो नहीं खेलेंगे, और यहाँ से प्रॉपर वेबस्टर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ब्राइटन के होकर वो कैसे हैं क्या है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। फैक्ट की बात करते हैं, ब्राइटन ये अपने आखिरी 4 अवे मैचेस में जीत ही नहीं है, लेकिन हारी भी नहीं है, मतलब ड्रॉ किया है। नॉर्वे सिटी पिछले 8 प्रीमियर लीग के मैचेस में से 7 में वो गोल ही नहीं कर पाए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है उनके लिए। आगे भी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। नॉर्वे सिटी पिछले 7 में से 6 में हारी हुई है, और ये जाहिर सी बात है, आखिरी पायदान की टीम है ये आखिरकार। नॉर्वे सिटी आर अनडिफीटेड इन द लास्ट 6 होम मैचेस अगेंस्ट ब्राइटन इन ऑल कंपटीशन। ये एक चीज़ है जिसको लेकर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस फिक्सचर में नॉर्वे सिटी का मतलब रिकॉर्ड उतना खराब नहीं है ब्राइटन के अगेंस्ट में, और स्पेशली जब बात आती है होम मैचेस की, रिकॉर्ड की बात है ये, मतलब पुराने मैचेस भी काफ़ी हैं, पुराने सीजन्स के मैचेस। नॉर्वे सिटी इस सीजन में अभी तक सबसे कम गोल स्कोर करने वाली और सबसे ज़्यादा गोल कंसीड करने वाली टीम है, मतलब हर तरफ से नॉर्वे सिटी आपको पीछे ही नजर आएगी। ब्राइटन पिछले 7 मैचेस में अवे मैचेस की अगर हम बात करें तो वो जीत नहीं पाए हैं। हालांकि यहाँ पर बात नॉर्वे सिटी की हो रही है, जो कि काफ़ी नीचे पायदान की टीम है, नहीं तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत सही नहीं चल रहा है फिलहाल की अगर बात करें तो। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, ब्राइटन ने वहां पर जीत हासिल करा था, और दोनों ही गोल किए थे बेंच से आकर प्लेयर्स ने। एक किया था डफी ने सेट पीस से, और दूसरा ट्रोसार्ड ने किया था। अच्छा, दोनों टीमों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, दोनों टीमों के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दोनों ही टीमें कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत विंग प्ले करने की, लेकिन क्योंकि उतना ज़्यादा फायर पावर नहीं होता है, तो एट द एंड ऑफ द मैच आपको देखेगा कि ये दोनों ही टीमें काफ़ी सेंट्रली आ जाते हैं। डिफेंस में दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे पासर्स हैं, मैं ये तो कह सकता हूँ। बाकी रैंकिंग देख के तो आप समझ ही सकते हो, परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं होता है। मिडफील्ड में ब्राइटन थोड़ा सा मैं कहूँगा आगे है, स्पेशली कंस्ट्रक्टिव गेम की बात करें अगर करें तो। दोनों ही टीम पोजीशन रख लेती है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में आप देखेंगे इनके पास पोजीशन है, तो पासिंग भी ये कर लेते हैं, पासिंग के पॉइंट्स भी इनके प्लेयर्स आपको देते रहते हैं। लेकिन इनका बेस्ट परफॉर्मेंस तभी बाहर आया है जब इनके पास पोजीशन नहीं रहा है। तो ये आज के मैच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम पोजीशन रखती है, लेकिन आज के मैच में दोनों टीम तो पोजीशन रख नहीं सकती, कोई एक टीम पोजीशन रखेगी और दूसरी टीम नहीं। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों में से जो भी टीम पोजीशन ना रख के खेली है, काउंटर अटैक के ऊपर डिपेंड करके खेली है, उस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ठीक है, मैं आगे सब कुछ समझाता चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ब्राइटन ने सेट पीस से एक गोल किया था और एक विंग प्ले से किया था। लेफ्ट विंग पर आए थे ट्रोसार्ड, और लेफ्ट बैक मार्टिन मोन्टोया ने यहाँ पर असिस्ट प्रोवाइड किया था। नॉर्विच की तरफ से खास कुछ नहीं है बताने लायक। तो आप देख सकते हैं ब्राइटन ने फ्लैंक्स का इस्तेमाल किया, पोजीशन यहाँ पर ब्राइटन के पास था। ये एक आपके लिए पहला पॉइंट। इस हेड टू हेड में दोनों टीमों में से ब्राइटन ने पिछली बार पोजीशन रखा था, नॉर्विच ने थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड से कोशिश करा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करेंगे, मार्टिन मोन्टोया जो कि राइट बैक खेल रहे थे, अच्छा राइट साइड है, मैं गलती से लेफ्ट साइड कह रहा था। उसके बाद स्टीफन्स,
जिन्होंने टैगर्स वगैरह जीते हैं। पासिंग के मामले में नॉर्वे सिटी के होकर एकमात्र नाम आपको दिख जाएगा मैकलीन का, डिस्पाइट दैट इनके यहाँ पर पोजीशन नहीं था। और ब्राइटन के पास पोजीशन था तो बहुत सारे प्लेयर्स डंक, प्रॉपर, स्टीफेंस, ये सारे यहाँ पर पासिंग के आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देते गए थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, नॉर्वे सिटी का रिसेंट फॉर्म अपने ऊपर देख ही लिया, काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा इनके स्ट्रेंथ वगैरह, मतलब इनकी जीत वगैरह ढूंढने के लिए। तो बोर्नमाउथ के अगेंस्ट में वो जीते थे। बोर्नमाउथ सारी टीमें ही इनके उनसे ऊपर अभी प्लेस्ड है, तो बोर्नमाउथ भी जाहिर सी बात है इनके ऊपर की ही टीम थी। यहाँ पर 10 मैन डाउन हो चुकी थी नॉर्वे सिटी, लेकिन कहाँ पे उनका स्ट्रेंथ है आप देखिए, विंग प्ले उन्होंने यहाँ पर करा था और यहाँ पर पॉजिटिवली विंग प्ले हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्शन पा के बाद में उनको अंदर नहीं आना पड़ा, उन्होंने पॉजिटिवली यहाँ पर विंग प्ले करा था। नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में क्या होता है, यहाँ पे उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इसीलिए एट द एंड ऑफ द मैच वो सेंट्रली आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विंग प्ले हुआ था और उसी के ऊपर डिपेंड करके एक पेनल्टी हासिल करी थी नॉर्वेज ने, जिसके ऊपर उन्होंने गोल करा था। बाकी इनके पास खास कुछ है नहीं। इनके मेन स्ट्राइकर जो है वो है टीमो पुकी, लेकिन पहले सीजन की शुरुआत में उन्होंने जिस तरह का फॉर्म दिखाया था पहले 6-7 मैच में, उसके बाद से वो उस फॉर्म के आसपास भी नहीं है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से पहले 6-7 मैच में उन्होंने करे थे 7 से 8 गोल शायद, और उसके बाद से पूरा सीजन चला गया है और उन्होंने सिर्फ 2 या 3 गोल ही करे हैं, उनमें से पेनल्टी वगैरह तो है ही। ठीक है, डिफेंस इनका जो एक स्ट्रेंथ जो मुझे समझ में आता है कि इनका डिफेंस भले ही उतना सही नहीं हो, लेकिन इनके फुल बैक्स काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं अटैक और डिफेंस दोनों में। और इनका जो होल्डिंग मिडफील्ड है ये काफ़ी सही है। ऑन्द्रे दूदा एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं नॉर्वे सिटी के होकर, अटैक में भी कंट्रीब्यूशन रखते हैं और डिफेंस में भी। ठीक है, बाकी जो दोनों इनके विंगर्स हैं मैंने बताया ये काफ़ी सेंट्रली आ जाते हैं, तो जब भी ऑन्द्रे दूदा नीचे आ जाते हैं डिफेंसिव रोल प्ले करने के लिए, ये जो दोनों विंगर्स हैं ये सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे आ जाते हैं। बोर्नमाउथ यहाँ पर खास कुछ कर नहीं पाई थी, डिस्पाइट इनका डिफेंस खराब नहीं था, उनका फिनिशिंग भी यहाँ पर खराब था, इसलिए जीत नहीं पाने, कुछ गोल नहीं कर पाए बोर्नमाउथ। नॉर्विच ने यहाँ पर पोजीशन रखा, जैसा कि मैंने बताया दोनों ही टीमें मैक्सिमम टाइम से आपको पोजीशन रखते हुए दिखेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही पोजीशन वापस आ गया तो गॉडफ्रे इनके डिफेंस पे मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉर्वे सिटी के होकर, सबसे ज़्यादा पासेस उनके थे। उसके बाद बुएंडिया, गॉडफ्रे का पासिंग एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, और आरॉन्स जो कि राइट बैक खेल रहे थे सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। याद रखना ये सेट पीस नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनके फुल बैक्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं तो इनके क्रॉसेस आए हैं। लेस्टर सिटी के अगेंस्ट जीता, ये भी उसी समय का मैच है, मतलब काफ़ी पुराना, मेरे ख्याल से इस साल के शुरुआत का मैचेस है ये। काफ़ी डिफेंसिवली अच्छी टीम है लेस्टर सिटी, लेकिन उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल किया था। गोल आया था सेट पीस से, दोनों फुल बैक्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। होल्डिंग मिडफील्ड फिट से अच्छा, विंग प्ले ठीक ठाक रहा है। नंबर 9 का रोल पुकी खराबी है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन होल्डिंग मिडफील्ड ठीक ठाक रहा। और ऑन्द्रेज दूदा का परफॉर्मेंस आप देखिए, ना ही असिस्ट किया, ना ही गोल किया, ना ही इनके पासेस के आपको कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका रोल बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्वे सिटी के गेम में। मैं फैंटेसी की बात नहीं कर रहा, अगर आप मैच को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन्द्रे दूदा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैंटेसी में शायद इनका फायदा आपको नहीं मिले, खास करके ड्रीम 11 पर। तो यहाँ पर सेट पीस से गोल किया था, बाकी क्रिएटिव होल्डिंग मिडफील्ड दोनों ही अच्छा था। लेस्टर ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। ये देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, ऊपर तो चलिए बॉर्नमाउथ मैं समझ सकता हूँ बराबरी की टीम थी उस वक्त, लेस्टर सिटी लेकिन पहले मैच से ही बहुत ही अच्छे फॉर्म पर चल रही थी और मतलब रेगुलरली वो पहले 10 के टीमों में से रही थी। तो उनके अगेंस्ट अगर आपको जीतना है तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। नॉर्वे सिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आया जब वो पोजीशन नहीं रखे थे। ठीक है, और लेस्टर सिटी काफ़ी अच्छी डिफेंसिव टीम भी है, ये अभी आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, बुएंडिया और लुइस जो कि फुल बैक हैं। बुएंडिया और कैंटवेल ये दोनों विंगर होते हैं नॉर्वे सिटी के होकर। कैंटवेल लेफ्ट साइड में खेलते हैं और बुएंडिया राइट साइड पर, और दोनों का ही लगभग सेम रोल होता है। कैंटवेल थोड़े बहुत गोल्स वगैरह कर लेते हैं, बुएंडिया का असिस्ट पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये। और दूदा का सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, ये फिर फ्री किक वगैरह भी ले लेते हैं। और साउथहैम्पटन के अगेंस्ट में 3-0 से हारना पड़ा, ये रिसेंट मैच है तो कुछ खास है नहीं बताने लायक। साउथहैम्पटन ने जो मतलब पेनिट्रेट करा था वो था उनका दोनों विंग। आपने हेड टू हेड में भी देखा जहां पर ब्राइटन ने 2 गोल मारे थे, 1 गोल उनके विंग से आया था। मतलब विंग प्ले के अगेंस्ट में नॉर्वे सिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, तो साउथहैम्पटन ने 2 गोल सेट पीस से किए थे, राइट साइड एक्टिव था। नॉर्विच ने यहाँ पर एक पोजीशन रखा हुआ था। लुइस फिर से आपके लिए नाम यहाँ पर दिख जाएगा, साथ में बुएंडिया। जब भी पासेस की बात आती है, गॉडफ्रे का नाम आपको सबसे पहले दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर क्लोजे खेल रहे थे। बुएंडिया के क्रॉसेस भी थे, और क्रूल जो कि मेरे ख्याल से आज के दोनों गोलकीपर में से बेस्ट गोलकीपर हैं, और मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग के सबसे अंडररेटेड गोलकीपर्स में से एक है टिम क्रूल।
बहुत ही सही गोलकीपर हैं, इन्होंने यहाँ पर सेव्स वगैरह कर रहे थे, हालांकि टीम तो बहुत बुरी तरीके से हारी थी। तो ये है नॉर्वे सिटी, बहुत खास कुछ आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इनसे। इनके जो नंबर 9 है, बहुत सदियों से इनका खराब फॉर्म चल रहा है। मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल नहीं कर पाएंगे, पेनल्टी वगैरह लेते हैं तो गोल कर सकते हैं, लेकिन इनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। इनका जो मिडफील्ड है यही इनका स्ट्रेंथ है, यहाँ से ही अगर कुछ आए तो आए। ओंद्रे दूदा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, होल्डिंग मिडफील्ड में भी आ जाते हैं, अटैकिंग रोल्स भी काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड में उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए ज़्यादा नाम वगैरह आपने देखे नहीं है, लेकिन मैकलीन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और जो दोनों विंगर्स हैं कैंटवेल और बुएंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है अटैक में। अगर कुछ हद तक बात करेंगे तो विंगर के तौर पर स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन कभी भी अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे आ जाते हैं और क्रिएटिविटी का जो मामला है ये निपटाते हैं। ब्राइटन की तरफ से बात करें, इनका भी वही चलता है, थोड़ा बहुत विंग प्ले ये कर लेते हैं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसीलिए इनके भी जो फुल बैक्स हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एक गोल किया जो कि लेफ्ट विंग पे खेल रहे ट्रोशार्ड ने किया था। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राइटन की तरफ से, जिसकी वजह से आपको ब्राइटन के ही ज़्यादा प्लेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, वो है कि ब्राइटन के प्लेयर्स बहुत सारे पासिंग खेलते हैं। ना सिर्फ इनके सेंट्रल डिफेंस के प्लेयर, इनके जो सेंट्रल मिडफील्ड में प्लेयर्स खेलते हैं ये बहुत सारा पास खेलते हैं, तो पासिंग के लगभग 3 से 3.5 पॉइंट इनके आपको मिल जाएंगे। मैं आगे भी दिखाता जाता हूँ, आप देखते रहो। तो यहाँ पर एस्टन विला ने भी विंग प्ले ही करा था, जिसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने यहाँ पर एक गोल वापस किया था। एस्टन विला ने फ्लैंक का इस्तेमाल करा, ब्राइटन की तरफ से लेफ्ट साइड यहाँ पर एक्टिव था। दोनों ही खराब टीमें ही थी, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं इस मैच से। ब्राइटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो आपको दिख जाएंगे, बर्नार्डो लेफ्ट फुल बैक खेल रहे थे शायद, उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैकल्स, और स्टीफन्स सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल मिडफील्डर हैं ब्राइटन की तरफ से। जब बात आती है डिफेंसिव क्वालिटीज़ को पोजिस करने की, तो उनका रोल आपको यहाँ पर दिखेगा। और पासिंग के मामले में स्टीफन्स और बेन डंक इनका नाम, बेन डंक नहीं यार, शायद लुई डंक है इनका नाम, बेन डंक तो क्रिकेटर है, लॉल। अच्छा, बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने उनको हार का सामना करना पड़ा था। गोल एक ही किया था, वो किया था आरन मुई ने, बाकी इनके पास से खास कुछ एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। और बॉर्नमाउथ ने जो गोल्स करे थे वो भी विंग प्ले से ही गोल हुआ था, आपने ऊपर भी देखा। एस्टन विला ने भी विंग प्ले से ही गोल करा, यहाँ पर भी विंग से गोल आया। एक गोल ओन गोल मिला था बॉर्नमाउथ को और एक गोल इनके स्ट्राइकर ने करा था। बाकी होल डिफेंस इनका काफी सही था, डिस्पाइट दैट एक गोल उन्होंने कंसीड करा था, और मिडफील्ड में भी काफी अच्छा डोमिनेशन रहा है। यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मिडफील्ड ठीक ठाक था आप मैं कह सकते हैं, लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब और गोलकीपर और भी ज़्यादा खराब इनके हैं। बॉर्नमाउथ की डिफेंस यहाँ पर काफ़ी सही रही थी। ब्राइटन ने फ्लैंक का इस्तेमाल करने की कोशिश करा, बॉर्नमाउथ ने लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करा, और ये चीज़ आपको बार बार देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड से बार बार इनको पेनिट्रेट किया जाता है। लेफ्ट साइड से मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, दोनों ही फ्लैंक से होता है, लेकिन इस मैच में लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव था बॉर्नमाउथ का। ब्राइटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा हुआ था, तो जैसे ही पोजीशन आया, डिस्पाइट टीम 3-1 से हारी, लेकिन आप देखो इनके जो डिफेंडर्स हैं, वेबस्टर, डंक, प्रॉपर और स्टीफेंस, ये चारों बहुत सही पासर्स हैं। इनमें से वेबस्टर आप देख सकते हो 105 पास उन्होंने निकाले थे, मतलब टीम भले ही हार चुकी हो 5 पॉइंट तो आपको पासिंग के ही दे गए, ठीक है। और उसके बाद मोई के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, आर्सेनल के अगेंस्ट में जीत हासिल किया था, बहुत ही बड़ा जीत था ये। तो आर्सेनल ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, जो चीज़ मैंने नॉर्विच के होकर आपको समझाई, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी कि बड़े टीमों के अगेंस्ट में ये जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो एक रोज रेसिपी इनका कॉमन रहता है, वो है पोजीशन ना रखना। आपने नॉर्विच का भी देखा, लेस्टर के अगेंस्ट में उन्होंने जीत हासिल करी थी जिस रेसिपी के ऊपर डिपेंड करके। आर्सेनल के अगेंस्ट में ब्राइटन सेम रेसिपी के साथ जीती है। आर्सेनल 1-0 से आगे चल रही थी, 68 मिनट पर गोल किया था उन्होंने, लेकिन पोजीशन आर्सेनल के पास था। तो ब्राइटन ने दोनों ही गोल काउंटर अटैक से किया, एक गोल किया सेट पीस से डंक ने, और दूसरा गोल माउपे ने करा। काउंटर अटैक से आपको पता ही होगा, विंगर या फिर स्ट्राइकर ही गोल करते हैं जनरली। यहाँ पर आर्सेनल के पास पोजीशन आ गया, तो ज़्यादा कोई परफॉर्मर्स तो नहीं है, लेकिन जो भी है उनमें से बिसुमा यहाँ पर पासिंग के मामले में आगे थे, उसमें प्रॉपर और बिसुमा के टैकल्स, क्रॉस के सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग डिलीवरी, और राया ने यहाँ पर जो गोलकीपर रहे थे इन्होंने सेव्स वगैरह करे। तो ये है ब्राइटन एंड होवे एल्बियन आपके लिए। इनका भी नंबर 9 का इशू चल रहा है, पिछले कुछ मैचों में इनके भी कुछ ज़्यादा खास कुछ गोल नहीं है। एक गोल यहाँ पर हालांकि आर्सेनल के अगेंस्ट इन्होंने करा था काउंटर अटैक से, बाकी खास कुछ नहीं होता। विंग प्ले के अगेंस्ट भी इनका भी प्रॉब्लम चलता है। डिफेंस और मिडफील्ड इनका भले ही ज़्यादा क्वालिटी पोजेस ना करता हो, लेकिन पासिंग के पॉइंट्स ये आपको देते रहते हैं, और इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ये भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं कहूँगा नॉर्विच से थोड़ा कम विंग का इस्तेमाल करती है ब्राइटन की टीम, ये थोड़ा ज़्यादा सेंट्रली आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रॉसेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब देखने के बाद
अनडाउटेडली देखिए, मुझे ज़्यादा मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राइटन ही आज के मैच में फेवरेट है। लेकिन क्या क्या चांसेस हैं जो कि मैं आपको समझाता हूँ। ब्राइटन हो सकता है कि इस मैच में जीते 1-0 या फिर 2-0 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इस मैच से आपको 2 या 3 से ज़्यादा गोल देखने को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मतलब दोनों टीम मिलाकर। दूसरी बात ये कि इस फिक्सचर के रिकॉर्ड के हिसाब से नॉर्विच के रिकॉर्ड्स काफ़ी सही हैं, अभी तक वो होम मैचेस में हारे नहीं हैं ब्राइटन के अगेंस्ट में। ये एक चीज़ है जो कि मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है, बाकी नॉर्विच की तरफ से बताने लायक खास कुछ है नहीं। और जो चौथी बात है, तीसरी बात है, वो है पासिंग के पॉइंट्स ऑफ ब्राइटन से मिलेंगे तो ब्राइटन के प्लेयर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लेने ही पड़ेंगे। और चौथी जो बात है कि दोनों ही टीमों का विंग प्ले से काफ़ी प्रॉब्लम है, तो नॉर्विच की तरफ से भी जब आप कुछ जितने ही प्लेयर्स लोगे, कोशिश करना जो विंग पे खेल रहे हैं उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की, ठीक है। क्लीन शीट के चांसेस ब्राइटन के पास ज़्यादा हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आज के मैच में कोई क्लीन शीट ना रखें। बाकी स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो क्लीन शीट के साथ चले जाओ, क्योंकि आजकल खास करके ड्रीम 11 पर ओपोनेंट्स 5 डिफेंडर के साथ आ जाते हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी अगर कोई टीम क्लीन शीट रख लेती है। तो मैं आगे आपको डेमो टीम समझाता हूँ। सेट पीस टेकर्स की बात करें, ब्राइटन के होकर माओ पे पेनल्टी लेते हैं और मरे। फ्री किक में आते हैं मुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुई, मतलब मिडफील्ड में भी काफ़ी अच्छा क्रिएटिव रोल प्ले करते हैं, साइड में भी खेल सकते हैं, सेट पीस में बहुत ही सही प्लेयर हैं ये, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल है मेरे ख्याल से। और उसके बाद पास्कल ग्रॉस और ट्रॉसर्ड। नॉर्वे सिटी के होकर पुकी बहुत दिनों से फॉर्म पे नहीं है। उसके बाद फ्रांचिच और बुएंडिया, दूधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। दूधा शायद आपको ड्रीम 11 का रोल समझ में ना आए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैच में स्टैट्स की बात करें, नॉर्वे सिटी के होकर जो हाईएस्ट गोल स्कोरर है पुकी, मैंने बताया पहले 6-7 मैच में ही लगभग उन्होंने 8 से 9 गोल कर दिए थे। उसके बाद कैंटवेल का नाम आपको दिख जाएगा। और ब्राइटन के होकर माओ पे, नॉर्वे सिटी के होकर बुएंडिया, जैसा मैंने बताया कैंटवेल और बुएंडिया, कैंटवेल के गोल, बुएंडिया के असिस्ट। और ब्राइटन के होकर पास्कल ग्रॉस, इनके असिस्ट हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स फॉर्मेशंस। तो मुझे लगता है दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं ब्राइटन के होकर, आपने देखा वेबस्टर शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे, जैसा कि नहीं शायद खेलेंगे प्रॉपर, तो इनके जगह पर डफी और बिसुमा ये आज के मैच में स्टार्ट कर सकते हैं। कॉनोली हो सकता है कि आज के मैच में विंग पे खेले, ट्रोसार्ड शायद स्टार्ट ना कर पाए। दोनों विंगर जो हैं इन पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना, और पासिंग के मामले में ये जो जोन है स्पेशली डफी, डंग और स्टीफन्स, इन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना पासिंग के लिए। और यहाँ से पुकी तो मेन स्ट्राइकर हैं ही, बाकी कैंटवेल और बुएंडिया, और अगर पॉसिबल हो तो दोनों फुल बैक में से कम एक को लेना। और अगर कहीं से नॉर्वे सिटी के पासर ढूंढ रहे हो तो मैकलीन और गॉडफ्रे में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। दूधा ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही सही पिक है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत बड़े गोल स्कोरर बन जाएंगे या फिर ऐसा कुछ, लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर पाया वीडियो में, टाइम नहीं मिला मुझे नोट डाउन करने का, तैयार है मेरा लेकिन नोट डाउन नहीं कर पाया। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। डेडलाइन से 1-1.5 घंटा या 2 घंटा पहले मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पे, तो सारी चीज़ें जो जो आपको ज़रूरत होंगी अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो पासिंग के मामले में और टैकलिंग के मामले में कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हाला प्ले खेल रहे हो तो सारी पैरामीटर्स के जो प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर सब कुछ वहाँ पर शेयर हो जाएंगी, ताकि आप एकदम एक्यूरेट टीम बना सको। एक ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ज़्यादा गोल्स क्योंकि होगा नहीं, तो सिर्फ गोल स्कोरर लेने से आपका काम होगा नहीं, सिर्फ स्मॉल लीग में भी नहीं, ग्रैंड लीग में भी। और इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको जानना पड़ेगा बिल्कुल एक्यूरेट रहने के लिए। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हाला प्ले में सोच सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी एक रिस्की टीम फॉर्मेशन करा है और इसके पीछे रीज़न भी काफ़ी सही है। देखिए, वैसे भी ब्राइटन के प्लेयर्स मुझे पासिंग के पॉइंट्स तो देते ही रहेंगे, इसीलिए उनके डिफेंडर ज़्यादा लेने में दिक्कत नहीं है आज के मैच में। और मेरा एक्सपेक्टेशन इस टीम के साथ यही है कि 1-0 या फिर 2-0 टाइप का स्कोर लाइन, तो इसीलिए मैंने सारे डिफेंडर्स को ले लिया है, ठीक है। इनमें से लुई डंक सेट पीस पे भी काम पे आ सकते हैं और दोनों फुल बैक्स भी मेरे पास हैं, आरॉन मुई और माओ पे। और यहाँ से मैंने बुएंडिया, कैंटवेल और मकलीन को लिया है, मकलीन पासिंग की वजह से और जिस कारण की वजह से गॉडफ्रे भी यहाँ पर हैं। अभी अगर आप मतलब 1-1 या फिर 2-1 टाइप का स्कोर लाइन सोच रहे हो, मतलब क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम यहाँ से लैम्प्टर या जो क्या नाम है इनका, लैम्प्टी, इनको आप हटा सकते हो। और मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए किसी प्लेयर से, और लैम्प्टी को हटाकर आप एक अटैकिंग प्लेयर ले सकते हो दूधा के तौर पर, या फिर टीमो पुकी को ले सकते हो, क्योंकि ड्रीम 11 पर पता ही है आपको कि एक गोल अगर कर दें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट को दे देते हैं, क्योंकि तो ये आप कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन है,
लेकिन काफ़ी लॉजिकल है। मुझे स्ट्राइकर किसी को लेना था इसलिए माउपे को लिया। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दोनों ही स्ट्राइकर से नहीं है। कोशिश यही करना कि विंगर्स को पूरी तरह से कवर करा जाए, क्योंकि वहीं पे कुछ ना कुछ काम हो सकता है। और अगर आज दोनों ही टीम सेफ खेले तो हो सकता है कि अगर एक आध गोल आपको देखने को मिल जाए तो काउंटर अटैक से, विंग से या फिर स्ट्राइकर से ही देखने को मिले। बाकी 0-0 के चांसेस भी इस मैच में काफ़ी है। नॉर्विच सिटी तो पहले कोशिश यही करेगी कि किसी तरह से गोल कंसीड ना करे, और जैसा उनका फॉर्म चल रहा है ज़्यादा गोल की उम्मीद मुझे उनसे नहीं है। तो देखना होगा बाकी क्या क्या होता है। ज़्यादा गोल्स की उम्मीद मुझे नहीं है और इसी के ऊपर बेस करके ये टीम है। तो यही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी डेडलाइन से 1-1.5 घंटे या 2 घंटे पहले। तो अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।